हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आई होप कि आप पैडागोजी की वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय करके सीख रहे होंगे। आज के हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इसके तहत हम कवर करने वाले हैं उन सारे के सारे कमीशंस को, प्रोसेस को, जिसके तहत हमारा जो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे अस्तित्व में आया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट नैप 2020 को, क्योंकि वो डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, रिसेंट टॉपिक है। और साथ ही में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हमारे कमीशन से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको कल की वीडियो में शाम को 5 बजे कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो को। तो इंडिया में एजुकेशन को आगे लाने के लिए, एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के लिए पहली बार जो ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था उसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। और इसके तहत किया क्या गया था कि सम ऑफ 1 लाख, एटलीस्ट इतना जो है वो खर्च किया जाएगा हर वर्ष। किस डायरेक्शन में? कल्चरल और रीजनल एजुकेशन में। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। इसके बाद में हमारे पास में 1835 में मैकॉले माइन्यूट आता है, जिसमें कि मेनली फोकस किया जाता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होगा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास में ब्रिटेन से जो क्लर्क्स उनको लाने पड़ते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बहुत महंगे पड़ रहे थे। अब ऐसे में अगर इंडिया में ही एजुकेशन का सिस्टम इंग्लिश में रखा जाए और वो सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाए तो यहाँ से ही उन क्लर्क्स को प्रोड्यूस करके वो सस्ते में मिल सकते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो फोकस किया गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो और यहाँ से उन पर्सन्स को क्लर्क्स के रूप में जो है वो इंडियंस को लाया जा सके। देन उसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट नंबर पर जो है वो हमारे पास में वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। ठीक है, इसमें भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को रखा गया। इसने फोकस किया वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी। और इसी के तहत हमारे पास में 3 यूनिवर्सिटीज़ लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न के ऊपर इस्टेब्लिश की गई। इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम था कैलकटा, बम्बई और मद्रास। इन 3 जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की गई 1857 में वुड्स डिस्पैच के तहत। इसके बाद में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आता है इंडिया का, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83, जिसका नाम हंटर कमीशन भी रखा गया था। ठीक है, अब इसके तहत क्या होता है कि हमारे पास में वुमेन टीचर्स को भी एम्प्लॉय करने के लिए जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा ताकि गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो आगे आए, गर्ल्स एजुकेशन में आगे आए, उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी भी की जाती है। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा और हंटर जी जो है वो इसके चेयरमैन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। एम की अगर हम बात करें तो इसने मेनली फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर और इसके अलावा इसका एम था इम्प्रूवमेंट करना और एक्सपेंशन करना एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में। उसके बाद में इसने स्टेट गवर्नमेंट को फ्री छोड़ दिया कि वो अपने हिसाब से सिलेबस को सेट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसको इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में रखा जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास में सैडलर कमीशन आता है 1917 में, जिसके तहत हमारे पास में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसके जो हमारे पास में चेयरमैन थे उनका नाम था सर माइकल सैडलर। ठीक है, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी क्या था? सैडलर कमीशन। ओके, इसने जो है वो क्या किया, इसमें हमारे पास में कॉलेज में एडमिशन के लिए 10+2 की क्लासेस को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया कि उससे पहले जो है वो हमारे पास में कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी। इसके अलावा 3 साल की बीए डिग्री के कोर्स का भी प्रावधान जो है वो इसके तहत किया गया। इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सेपरेट कर दिया गया इस तरह से। और हमारे पास में बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है हरलोग कमीशन। यहाँ पर ये एल है, हरलोग कमीशन आता है, हरलोग कमेटी आती है 1929 में। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका सारा का सारा कार्यभार जो है वो लोकल बॉडीज़ को सौंप दिया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन को लाइफ सेंटर्ड बनाया जाता है ताकि उससे जो है वो जितनी भी चीज़ें हम सीखें वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें या अपनी चीज़ों को सीखने के लिए लाइफ से इसको रिलेट कर पाएँ, ताकि एजुकेशन जो है वो ईजी बन सके और कंफर्टेबल। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज़ की इस्टेब्लिशमेंट, लेबोरेटरीज़ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो बात की गई। इसके बाद में
रिपोर्ट जो है ये साइमन कमीशन को सबमिट की गई थी। उसके बाद में छठे नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1948-49 के बीच में आया था, और इसमें इसको जो है वो इसने इसकी वजह से जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी 1950 में ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में। इसमें 180 वर्किंग डेज को जो है वो फिक्स कर दिया गया था। रिटायरमेंट एज जो है वो टीचर्स की 60 से अब 64 ईयर्स तक बढ़ा दी गई थी। इसने मेनली फोकस किया था हमारे पास में रिसर्च को लेकर के, कि हमारी साइंस की फील्ड में जो है वो रिसर्च को जो है वो प्रमोट किया जाए। अब उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जो 22 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं 1950 में हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी बात कर लेते हैं। ये 22 लैंग्वेजेस हैं असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इन 22 लैंग्वेजेस को जो है वो हमारे पास में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया था 8th शेड्यूल में। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, या मुदालिर कमीशन जिसको कहते हैं, जो कि आया था 1952-53 में। ठीक है, इसमें मेनली फोकस किया गया था मल्टीपर्पज़ स्कूल्स को लेकर के। ठीक है, और एग्रीकल्चर को जो है वो एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए, इसको इस कमीशन ने जो है वो फोकस किया था। इसके अलावा इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे कि इनके बेसिस पर जो है वो इवैल्यूएशन होनी चाहिए। डिस्टिंक्शन, क्रेडिट, पास, फेल और री एग्ज़ाम की फैसिलिटी भी इसी कमीशन के तहत जो है वो आई थी, मुदालिर कमीशन 1952-53 के तहत। अब बात करते हैं हमारे पास में एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 और 66 में आया। कोठारी कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कोठारी कमीशन में हमारे पास में जो चेयरमैन थे वो थे DS कोठारी, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी था कोठारी कमीशन। इसने कॉमन स्कूल सिस्टम के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा 10 साल जो है वो जनरल एजुकेशन के लिए और 2 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है वो दे दिए, यानी कि 10+2 सिस्टम जो है वो फिर से कंटिन्यू हुआ। इसके बारे में इसके अलावा हमारे पास में लर्निंग वाइल अर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि हम सीखते सीखते हम कुछ ऐसी चीज़ों को एजुकेशन में ऐड करेंगे जिससे कि हम अर्न भी कर सकें। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इसके तहत आया था। इसके अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ को स्कूल में लाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनरोल हों, पढ़ाई की तरफ फोकस करें, ऐसा जो है वो सिस्टम लाया गया था। 3L फार्मूला इसने दिया, जिसमें कि सबसे पहली लैंग्वेज, ठीक है, वो मदर टंग रखी गई, यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ की थी उसको जो है वो रखा गया। सेकंड लैंग्वेज जो है वो हमारे पास में एजुकेशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए होगी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंग्लिश होगी, या फिर कोई अन्य जो 22 लैंग्वेजेस हैं ना मॉडर्न इंडिया में, उनमें से कोई एक लैंग्वेज होगी। और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर इंग्लिश या फिर कोई अन्य मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में काम करेगी। लैंग्वेज नंबर 3 के लिए सेम फॉर्मूला था कि जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे वहाँ पर इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि बच जाएगी। ठीक है, वो जो है वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में होगी हमारे पास में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। और जहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट्स होंगे वहाँ पर इंग्लिश या कोई अन्य मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि सेकेंड लैंग्वेज भी नहीं है, उसको जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में अपनाया जाएगा। अब बात करते हैं NCF 2005 की। ठीक है, तो NCF 2005 से पहले हमारे पास में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पहले 1975, 88 और 2000 में भी NCF आ चुका था। लेकिन इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास में 4th नंबर पर आने वाला NCF 2005 है। ठीक है, जिसको कि 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और यशपाल कमेटी के द्वारा जो है वो यशपाल कमेटी जो है वो इसको कहा जाता है। इसके अलावा ठीक है, यशपाल जी इसके चेयरमैन थे। ओके, इसने बेसिकली लाया क्यों गया? अब इस टाइम तक हमारे पास में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, जिसमें से सबसे पहली थी कि हमारे स्कूल्स जो है वो दूर थे। ठीक है, बच्चों को लंबे लंबे यात्राएं करनी पड़ती थी स्कूल तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा बस्ते बहुत भारी भारी थे। ठीक है, यानी कि बुकिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। ओके, हमारे पास में रोट लर्निंग वाला मेथड अपनाया जाता था, और जब बच्चे उन चीज़ों को रट नहीं पाते थे तो टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा पीटते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। टाइम टेबल इतना फिक्स होता था कि उसमें बच्चों को खेलने का समय ही नहीं होता था। ठीक है, होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता था। टॉयलेट्स की फैसिलिटी ना होने की वजह से बहुत सी गर्ल्स भी जो हैं वंचित रहती थी एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए NCF 2005 आया, जिसकी कि चेयरमैन थे यशपाल जी। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसने किन किन बातों के ऊपर फोकस किया। सबसे पहली चीज़ जो इसकी थी, डिस्टेंस जो हमारे पास में एजुकेशन थी, बहुत ज़्यादा दूर हमारे स्कूल्स होते थे, उसके लिए हमारे पास में हर 1 किलोमीटर पर जो है वो स्कूल की फैसिलिटी की गई। लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए बुक्स को जो है वो कम किया गया। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जो है वो हम मूव किए गए। अब टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के रूप में जो है वो काम करेगा। मारने पीटने को जो है वो अवैध कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में SCERT और डाइट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, रोट मेथड से जो है वो लर्निंग की तरफ हम शिफ्ट किए। उसके बाद में हमारे पास में नॉलेज को जो है वो लाइफ जो कि हमारे स्कूल के बाहर है उसके साथ रिलेट किया गया। इसी के तहत JP नायक ने हमारे पास में एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन भी दिया, जिसमें कि किन 3 बातों के ऊपर फोकस किया गया कि इक्वालिटी हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ को एक तरीके की सेम जो है वो हमारे पास में एजुकेशन दी जाए, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटी, हमारे पास में क्वांटिटी कौन से एज में कितनी हो, क्वालिटी यानी कि जितनी हम एजुकेशन दे रहे हैं उसके क्वालिटी जो है वो बेटर हो। इसमें 3 बातों के ऊपर और फोकस किया गया कि बच्चों की एनरोलमेंट हो, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद में वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में पढ़ें, और तीसरा था कि उनको रिटेन करके रखना, कब तक के लिए, 14 साल तक के लिए। ठीक है, इसी के तहत हमारे पास में कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 2009 में आगे अपडेट हुआ था। ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की तरफ फोकस किया जाए, यानी कि गेम्स को जो है वो पार्ट बनाया जाए और अदर एक्टिविटीज़ को भी पार्ट बनाया जाए एजुकेशन का। ठीक है, और हमारे करिकुलम का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग को रखा जाए। ओके, और बच्चे अपने आप से सीखें। ठीक है, उनके ऊपर ज्ञान थोपा ना जाए। सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया वो थी लैंग्वेज में उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को ही आगे रखा। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर हो सके और आगे चल करके उनके पास में ये इंग्लिश लैंग्वेज बर्डन ना बने। इसके अलावा मल्टी लिंग्विज्म को भी प्रमोट किया गया, क्योंकि 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल हैं, इसलिए कोई ना कोई लैंग्वेज एडिशनल बच्चे सीखते रहें, इसलिए मल्टी लैंग्विज्म को भी प्रमोट किया गया। इसके अलावा हमारे पास में जो 4 बेसिक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो लैंग्वेज के तहत हमारे पास में 4 फंडामेंटल्स आते हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया गया। मैथ्स की अगर हम बात करें तो थिंकिंग, रीजनिंग, विजुअलाइजिंग, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर जो है वो बच्चों का ध्यान जाए और इन सब चीज़ों में बच्चे जो है वो स्किल्ड हों, और मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ऐसा मैथ्स का सब्जेक्ट हो हमारा, ऐसी उन्होंने बात कही। कंप्यूटर को जो है वो हमारी एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए ताकि हमारी हमारी एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज हो सके, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया। साइंस की फील्ड में हमारे पास में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर पैदा हो और वो अपनी लाइफ से रिलेट करके उसको सीखे, इसलिए साइंस को जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया। सोशल साइंस को पढ़ने के बाद में बच्चों के पास में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया, ऐसा उन्होंने उसमें सुझाया है। आर्ट एजुकेशन के तहत म्यूज़िक, डांस, थिएटर, विजुअलाइज आर्ट, इन सब को जो है वो एजुकेशन का पार्ट बनाया गया है, और वर्क एजुकेशन में जितने भी नेसेसरी स्किल्स हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, उनको जो है वो बच्चों को सिखाया जाए, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम अप टू NCF। ठीक है, अब हमारे पास में लास्ट में बचता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको कि हम कल कवर करेंगे, और साथ में कवर करेंगे अभी तक आए हुए जितने भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस हैं उनको। आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।